नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आरडी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है और मैं आज आपको करवाने वाला हूं 2021 में हुए यूपी टेट के पेपर का सॉल्यूशन। क्योंकि सबसे लास्ट में 2021 में ही हुआ था, उससे पहले उसके बाद हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न जो है वो यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन करेगी। किसके बारे में अध्ययन करेगी? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिनिष्ठ विधि कहेंगे। तो निरीक्षण करना, बाह्य दर्शन, प्रयोगीकरण, अंतर्दर्शन। तो अंतर्दर्शन वाली हमारी कैसी होती है? व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। इसमें किसी व्यक्ति की मनोभावनाओं, विचारों, अनुभवों, है ना, उनका स्वयं अध्ययन किया जाता है। तो इसको अंतः जो दर्शन है वो हमारी व्यक्तिनिष्ठ मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन करना, उसे व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बाकी की जो विधियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन नहीं करती हैं, इसीलिए वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा को आप जानते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं बोबो एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। क्या कहा था इन्होंने कि जो बच्चा देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, वही उसकी प्रतिक्रिया होती है। यानी इन्होंने जो दिया था वो दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बच्चा समाज में रहता है और समाज की बातों को ही सीखता है, समाज को देख के सीखता है। ये किसने कहा था? अल्बर्ट बंडूरा ने। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? तीसरे में क्या कह रहा है? अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अब अधिगम पठार का क्या मतलब है? देखिए, मैंने ये यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। आप सीख रहे हैं, एक समय बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो फ्लैटनेस आई है, इसमें समतल हो गया है, इसी को हम पठार कह रहे हैं। तो पठार किस कारण बनता है? देखो, इसमें आपको बताना है कि पठार बनता किस कारण है। तो इसका सही आंसर होगा परिपक्वता के कारण। परिपक्वता के कारण जो है वो पठार देखने को मिलता है। कि अभ्यास के बावजूद भी आप सीख नहीं पा रहे होते, रुचि के कारण नहीं होगा, अभिप्रेरणा के कारण नहीं होगा, थकान के कारण नहीं होगा। सही उत्तर होगा इसका चौथा वाला, यानी परिपक्वता के कारण हमें पठार देखने को मिलेगा। सीखने का पठार परिपक्वता के कारण होता है। प्रश्न संख्या 4। दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण। तो ये ध्यान रखना है कि जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है वो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, अधिगम, अंतरण, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, या अधिगम की गति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथे वाला, अधिगम की गति। दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो अधिगम यानी आपकी सीखने की गति कितनी है, आप किस स्तर से सीख रहे हैं, उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसे हम अधिगम की गति का परीक्षण कहते हैं, यानी दर्पण चित्र परीक्षण कहते हैं। चौथे का चौथा उत्तर एकदम सही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5। क्लाउड पिक्चर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अब जो क्लाउड पिक्चर है, क्लाउड पिक्चर में आपने देखा होगा इसमें 10 पिक्चर होती थी, जिन्हें एक एक्सपेरिमेंट अलग से, तो इस पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें से व्यक्ति को पिक्चर दिखाकर पूछा जाता था कि इसमें से आप बताइए। तो उससे हम व्यक्ति की क्या पता करते थे? अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या बुद्धि। तो उसका व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पता करने के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट किया जाता था। इसमें 10 पिक्चर होती थी जिन्हें दिखाकर व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति थे उससे क्वेश्चन किए जाते थे, तो वो आंसर देता था और आंसर देते समय उसकी सारी चीज़ें, नर्व्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक की जाती थी, है ना। तो उसे क्लाउड पिक्चर परीक्षण कहते हैं। ये आपका व्यक्तित्व के लिए होता है, पर्सनैलिटी के लिए, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 6। क्या कह रहा है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो मानसिक 5 वर्ष, देखो 5 वर्ष कौन सी हो गई उसकी? सीए हो गई। और मेंटल एज हो गई कितनी? 8 वर्ष। तो 8/5
इंटू 100, ये वाला उत्तर से कर लेंगे आप, इससे आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला रट लो। रटने में क्या करना है आपको, सिर्फ MA/CA इंटू 100 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी से आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या कौन सा चलते हैं, 7। निम्न में से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रशिक्षण योग IQ स्तर कहलाता है? अब मंद IQ स्तर है, IQ स्तर में मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा IQ स्तर होगा, इसको आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, IQ स्तर जो है वो आपका 36 से लेकर 49 वाला मंद बुद्धि में आता है। स्तर मंद बुद्धि बालकों के लिए IQ है, IQ स्तर कहलाता है, जिसमें बच्चे को दैनिक जीवन में होने वाले कामों के बारे में भी वो नहीं समझ पाता, ये सबसे निम्न वाला होता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 8। 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है रोशा इंक ब्लड टेस्ट किसके प्रयोग के लिए किया जाता है, किसके मापन के लिए होता है? तो रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि या व्यक्तित्व, है ना। तो रोशा वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसका आपको बताना है कि किसके लिए होता है। तो ध्यान रखना है, ये भी एक प्रोजेक्ट टाइप टेस्ट होता है, तो इसमें भी हम क्या चेक करते हैं, व्यक्तित्व चेक करते हैं। इसका 4th वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, रोशा इंक, ऐसे ध्यान रखना है, रोशा इंक। तो रोशा इंक मतलब किसी के ऊपर इंक फेंक दो तो उसके करैक्टर का पता चल जाएगा। मैंने तो ऐसे याद कर रखा, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तित्व वाला है, रोशा। ये क्वेश्चन यूपी टेट में रटने वाले ज़्यादा आते हैं और समझने वाले कम आते हैं, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यह विस्मृति का कारण नहीं है, इनमें से भूलने का कारण क्या नहीं है? मानसिक द्वंद्व नहीं हो सकता है, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण बुद्धि और सीखने में कमी, इनमें से कौन सा जो है वो विस्मृति किसे कहते हैं? विस्मृति कहते हैं भूलने। तो इनमें से भूलने का कारण कौन सा नहीं है? तो मानसिक द्वंद्व हो सकता है कि जिसकी वजह से आप भूल जाएं, या दोषपूर्ण विधि हो सकती है, या सीखने में कमी हो सकती है। लेकिन स्मरण करने की शक्ति, इच्छा, मतलब जब हम याद रखना चाह रहे हैं फिर भूल जाएं, तो ये कारण नहीं हो सकता भाई, ये गलत है। तो यही वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 का। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कह रहे हैं, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने से संबंधित होती है, वो क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। इसका सबसे सही उत्तर होगा। ज्यामिति में हम लाइन वगैरह खींचते हैं, इस तरीके से प्लॉट वगैरह की मैपिंग की जाती है। बाकी गणित में आप जानते हैं कैलकुलेशन, संभाव्यता अलग होती है, संभाव्य प्रोबेबिलिटी की बात होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। और ये सांख्यिकी जो है वो डाटा कलेक्शन के काम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास है 11। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? मतलब यहाँ 4 परीक्षण दे रखे हैं, उनमें से सबसे अलग कौन सा, ये आपको पता करना है। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सा परीक्षण है। यहाँ पे दे रखा पहला रेवेन का परीक्षण, ये बुद्धि के लिए होता है, रेवेन का परीक्षण। 16 PF ये व्यक्तित्व के लिए होता है। और यह ड्रॉ-एल-मैन टेस्ट, ये भी बुद्धि के लिए होता है। T8 ये भी बुद्धि के लिए होता है। तो इसमें जो ये वाला है 16 PF ये अलग है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट है, पर्सनैलिटी के लिए होता है, बाकी बुद्धि के लिए होता है, इसीलिए अलग माना जाएगा। उत्तर हमारा कौन सा है? दूसरा सही होगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12, इनका मध्यांक क्या है? अब देखो नंबर दे रखे हैं आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने नंबर है? टोटल 6 नंबर है। अब 6 क्या होती है? एक सम संख्या होती है। तो सम संख्या में क्या करना होता है, हमें ये दोनों लेने पड़ेंगे बीच वाले, इनको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा शायद 9.5 के करीब आएगा। यही इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है ना। विषम वाले में तो मध्यांक बीच वाला हो जाता है, लेकिन सम में क्या होता है, दिक्कत होती है, दोनों को जोड़ के निकालते हैं। अगला देखो, प्रश्न संख्या 13, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छा। तो इसमें हेगार्टी है, गेडाल्स्टवादी मनोवैज्ञान है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है। तो इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, गेडाल्स्टवादी मनोवैज्ञानिक। सारे के वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेडाल्स्टवादी मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने सूझ का एग्जाम्पल दिया था। इसमें एक बंदर था चिंपैंजी, जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो बंदर चिंपैंजी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया, और रूम के अंदर बंद ये चिंपैंजी बैठा हुआ है यहाँ। अब चिंपैंजी बैठा हुआ यहाँ क्या लटका दिए हैं? केले लटका दिए हैं। अब चिंपैंजी के पास पहले डंडे दिए गए, डंडों के टुकड़े। तो चिंपैंजी ने कई बार कोशिश की कि वो केले तोड़ ले, लेकिन नहीं टूट पाए। फिर उसने क्या किया, इन डंडों को जोड़ लिया, और इन डंडों को जोड़ के इस केले को तोड़ लिया। पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि
केले दिए और यहाँ कुछ डब्बे रख दिए। क्या रखे? डब्बे रखे। फिर देखा गया तो इसने कुछ पहले कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, लेकिन बाद में इन्होंने डिब्बों को ऊपर रख के केलों को तोड़ लिया। तो गेस्टाल्टवादी में 3 साइंटिस्ट आते हैं। तो इन्होंने, इनका समर्थन ये था कि व्यक्ति की जो सोच होती है वो इनसाइट मतलब अचानक से होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं पहले कोशिश करेगा फिर करेगा फिर करेगा फिर करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, अचानक से उसे बुद्धि आ जाती है और वो काम कर लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 14। यूपी टेट में मैकडूगल ना आए ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ये प्रश्न में आता ही आता है, जरूर ये ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं? मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संबंधित होती है। तो संबंधित किससे होगी, ये ध्यान रखना है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो हमारे संवेग से संबंधित होती है, ध्यान रखना है। जो मूल प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है, इनको हम बदल नहीं सकते, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होती है, या जिनका जो भी नेचर होता है वो बचपन पैदाइशी होता है, माँ बाप से मिला हुआ, ये समझ लो, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। और कुछ बच्चों में अपना आदत, जैसे बच्चा रोने की आदत, उसको पता है कि बच्चा पहले से ही है, मूल प्रवृत्ति है, रोने की आदत है। हाथ पैरों को मुंह में देना मूल प्रवृत्ति है। तो कुछ आदतें होती हैं जो उसकी मूल प्रवृत्ति में आती हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 15 क्या कह रहा है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? जब पूर्व आप अनुभव करेंगे उसके बाद संवेदना को कोई अर्थ दे रहा है तो इसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। मतलब हमने पहले जो ची हुई चीज़ है उसके हिसाब से हम अर्थ अगर बना रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, यानी स्पष्टीकरण। अभिप्रेरणा, कल्पना या संवेदनशीलता नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 16। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बालक मतलब जो बालक मंद बुद्धि होते हैं या कम है सीखने में, तो उसके लिए उन्होंने शैक्षिक लब्धि। अब देखो, एक तो होता है आपका IQ और एक होता है EQ। तो जो IQ है उसकी बात नहीं कर रहे, EQ की बात कर रहे हैं, यानी शैक्षिक एजुकेशनल क्वोशिएंट। तो EQ की बात कर रहे हैं। EQ किसने दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। EQ दिया था सिरिल वर्ट ने। सिरिल वर्ट ये फेमस है, यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ आपको सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, यहाँ सीटेट नहीं है जिसमें समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं? उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है? देखो, जो उत्तम परीक्षण होगा, यानी आप किसी बच्चे की नॉलेज चेक कर रहे हैं तो सबसे उसमें उत्तम परीक्षण जो होता है उसकी विशेषता ये होती है कि वस्तुनिष्ठ होगा, वैधता होगा, अभिक्षमता होगा या विश्वसनीय होगा। तो इसमें से जो सही उत्तर है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 17 में क्या कह रहा है वो? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? मतलब इसमें से एक जो है वो उत्तम परीक्षण में नहीं आता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नहीं आता इसका। इसका सही आंसर होगा अभिक्षमता। अभिक्षमता क्यों होगा? क्योंकि ये एक परीक्षण की विशेषता नहीं है। परीक्षण की विशेषता क्या होती है? परीक्षण वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए तथा वह विश्वसनीयता होना चाहिए। ये चारों हो सकते हैं, है ना। तो ये 3 हो सकते हैं। ये वाला जो क्षमताएं एक बुद्धि परीक्षण होता है, ये अलग है। तो इसीलिए ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम, प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास? 18। 80 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, द्वितत्व नहीं है, बहुतत्व नहीं है, एक तत्व नहीं है। तो इसमें से जो पहले वाला है प्रत्यागमन, ये बुद्धि का सिद्धांत में नहीं आता। द्विबुद्धि होती है, बहुबुद्धि होती है और एक बुद्धि भी होती है, ध्यान रखना है। लेकिन ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता प्रत्यागमन, इसीलिए ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है हमारे पास 19। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये होता है कि जो सिक्रेशन होगा वो ट्यूब से होगा। तो इसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड और एड्रिनल, ये तीनों एक कैटेगरी की हैं। लेकिन जो लार ग्रंथि होती है वो अंतःस्राव में नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। तो लार ग्रंथि हमारे अंतःस्राव ग्रंथि में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 20। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? अब प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था पूछ रहा है वो। तो प्रथम अवस्था कौन सी होती है? प्रथम अवस्था होती है आपकी ये वाली जो सबसे लास्ट में दे रखी है, संवेदनात्मक गामन अवस्था, ये प्रथम होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आपकी जो अगली होगी हमारी, जो द्वितीय में आती है वो आती है आपकी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ध्यान रखिएगा। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा जो 20 का है उसका सही उत्तर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ध्यान रखना है। तो इसका पहले वाला उत्तर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम। हाँ जी, प्याजी जी ने चार अवस्था दी थी, जिसमें से दूसरी वाली है। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता होती है जो पाई जाती है। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मैंने कहा था ना, कुछ चीज़ें बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं, है ना, जैसे रोना, माँ का दूध पीना और बाकी हाथ पैर को मुंह में देना, इस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं जो जन्मजात होती हैं। तो किसमें विशेषता है जो पाई जाती है? सभी प्राणियों में जन्मजात प्रकृति होती है, केवल चूहे और बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, या केवल मनुष्य में? ऐसा नहीं है, सभी में पाया जाता है। तो पहला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। बच्चा किसी का भी हो, सभी में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। छोटा बच्चा होता है, उसको दूध पिलाना कौन सिखाता बताओ? वो पेट से सीख के आता है, वही मूल प्रवृत्ति है। 22 नंबर का क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो ये ध्यान रखना है 21A, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और ये कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, ये ध्यान रखना है। 86वां संशोधन हुआ था, 86 लिख दिया, 86वां संशोधन हुआ था और 2002 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस बार जो यूपी टेट होगा वो थोड़ा उसका लेवल हार्ड होगा, आप समझ रहे हैं। क्योंकि जब 25 लाख स्टूडेंट्स आपके सी टेट में बैठे हैं, तो इसमें यूपी टेट में भी इस बार हंगामा होने वाला है। तो आपको तैयारी ना बहुत अच्छे स्तर से करनी है। प्रश्न संख्या क्या है? 23। क्रैस्मर ने व्यक्ति के निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों को वर्गीकृत किया है? क्रैस्मर ने गोलाकार, सुडौलकार, लंबाकार, इनमें से सभी। अब देखो, इनमें से सभी तीसरे नंबर पर दिया है, तो मतलब ऊपर वाले दोनों हो जाएंगे, है ना, ऊपर वाले जो है वो दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, अब देखो इसमें से ये दो गोला का है और सुडौल का है, दोनों दे रखे, तो इसका तीसरा उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ये इसमें दिया नहीं है। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 24 में क्या कह रहा है कि TET का उद्देश्य किसको मापना होता है? तो TET जो होती है वो अभिदक्षता को मापती है। टेट जो दे रहे हैं आप, वो उसका काम है अभिक्षमता को मापना। वो अभिक्षमता को, या आपकी बौद्धिक क्षमता, मूल्य या प्रवृत्ति को नहीं मापती, वो किसको मापती है? अभिक्षमता को मापती है। बोलना हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, अभिप्रति हमारी आदत होती है, ध्यान रखना है। बौद्धिक क्षमता हमारी एबिलिटी होती है, लेकिन अभिक्षमता हमारी सीखी हुई एबिलिटी होती है, इसीलिए उसको मेजर किया जाता है टेट के द्वारा। आगे, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन अभिप्रेरणा का होगा, स्मृति का होगा, सृजनात्मकता होगा, या अधिगम का होगा? तो इसका है स्मृति। स्मृति का क्या है? संगणन जो है वो स्मृति का सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 26। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो शरीर के विकास को प्रभावित करेंगे? तो कौन कौन से हैं? खेल तथा व्यायाम, वातावरण, इनमें से सभी, और वंशानुक्रम। तो कौन सा ऐसा है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा? तो शारीरिक विकास को खेल और व्यायाम प्रभावित करेगा, वातावरण भी प्रभावित करेगा। अब इनमें से सभी, और लेकिन ये लास्ट में दिया वंशानुक्रम, लेकिन वंशानुक्रम भी होता है, अगर वो ऊपर होता तो वो होता, इसीलिए हमारा तीसरा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों करेंगे, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या कौन सा हमारा? 27 है जी। यूपी टेट और सी टेट एकदम भिन्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक, ये बुद्धिलब्धि का परीक्षण है, तो आपको मैंने अभी बताया था MA/CA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू क्या होता है हमारा 100 होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला है। अब मेंटल एज होती है आपकी बुद्धि वाली मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ये चौथा वाला उत्तर इसका सही है एकदम। आगे चलते प्रश्न संख्या 28। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की थी? विचारात्मक चिंतन की बात हो रही है, मतलब विचारों की चिंतन खोपड़ी है ना, तो खोपड़ी में जो क्या है ये किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है कि जो विचारात्मक चिंतन है उनके बारे में किसने अध्ययन किया था। तो यहाँ पर किस किस के नाम दे रखे? वुडवर्ड दे रखा है, रॉस दे रखा है, ड्राइवर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका? डेवी दे रखा है। तो ये DV लिखा है यहाँ पर, ये एक्चुअली में डेवी होता है, तो यही वाला उत्तर इसका सही है। इन्होंने विचारात्मक चिंतनों पर चर्चा की थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास 29। आगात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? एक गत्यात्मक होता है, एक आगात्मक होता है। तो आगमनात्मक जो होता है,
एक आगमन और निगमन आपने पढ़े हुए हैं, तो इसमें से कौन सा उसका जो है स्तर शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो आगमन होता है उसमें कल्पना शामिल नहीं होती। आगमन का मतलब होता है कि पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद रूल सिखाया जाएगा, और निगमन में पहले रूल होता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, दोनों विधि अलग अलग होती हैं। छोटी क्लास में जो होती है पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल सिखाते हैं, ठीक। तो ये होती है आगमन। आगमन विधि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है वैसे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है? प्रश्न संख्या 30 है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। अब देखो, आपने कोई व्यक्ति सीखी है, कोई बात सीखी है, लेकिन उसे धारण और पुनः स्मरण करने में आप असफल हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम विस्मरण कहते हैं, भूलना कहते हैं, यानी आप भुलक्कड़ हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं। बाकी अगला जो टेस्ट है वो भी इसी तरीके से होगा। बाकी अगर आपको वीडियो देखनी है और कंटिन्यूस तैयारी करनी है तो इसी चैनल पर वीडियो आती है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंड वीडियो आ जाएगी। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक बनता है मेरी इस मेहनत के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।